नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड की बिग डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 24 का वार, गठबंधन में दरार। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से बीजेपी से मुकाबले के लिए जिस एकता के दावे किए जा रहे थे उसको नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार के जहां गठबंधन से बाहर आने की खबर है, जैसा बिहार में घटनाक्रम चल रहा है, उससे तय माना जा रहा है कि नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नीतीश का दांव इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। पंजाब की बात करें, आम आदमी पार्टी से सीएम भगवंत मान अकेले ही चुनाव लड़ने का बोल चुके हैं। महाराष्ट्र में भी गठबंधन की स्थिति साफ नहीं है, डावाडोल है। ऐसे में लगता है कि चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन बिखर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। पहले ही बिखरा इंडी गठबंधन, नीतीश कुमार छोड़ेंगे साथ, ममता अकेले ही लड़ने का कर चुकी हैं ऐलान। आम आदमी पार्टी दिखा रही है आंख, पंजाब में अकेले लड़ेंगे चुनाव। 24 का वार, गठबंधन में दरार। तो आइए सीधा हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं कि करके। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत। इसके साथ साथ आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आपका आशुतोष जी। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। भरत मेघवाल जी, मैं अगर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी की आज कही हुई बात को उधार लूं, यहां पर उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस की खुल गई पोल, ये किसकी नजर लग गई आपके गठबंधन को? नहीं, देखिए, नज़र लगने जैसी कोई बात नहीं है। बात है विचारधारा की, और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जितनी भी जो पार्टीज़ हैं सहमत है, वो सब इंडियन अलायंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और रही बात, देखिए, आज जिस घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आपने बिहार की कही, बंगाल की कही या आम आदमी पार्टी की कही, मुझे लगता है कि देखिए इन सब, हाँ, महाराष्ट्र की भी आपने बात कही, इन सब चीज़ों से कांग्रेस पर या इंडियन अलायंस पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर बिहार की बात की जाए तो आज आरजेडी वहाँ सबसे बड़ा दल है 79 सीटों के साथ, और नीतीश कुमार जी का जो हमने इतिहास देखा है, वो इतिहास दर्शाता है कि किस तरीके से वो दल की अदला बदली करने का काम करते हैं। और उनका विधानसभा में ही ये स्टेटमेंट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरना पड़ जाए, लेकिन भाजपा से कभी गठबंधन नहीं किया जाएगा। देखिए, जिस तरह का अघोषित आपातकाल इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लाकर, क्या मेघवाल जी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नीतीश कुमार को संयोजक बना लेना चाहिए था? क्योंकि ये उनकी शुरुआत थी, उनकी ये मुहिम थी और अंदर खाने इच्छा भी उन्हीं की थी। नहीं, देखिए, जब इंडियन अलायंस की जितनी भी मीटिंग्स हुई, चाहे बेंगलुरु में हुई या उसके बाद जहां जहां मीटिंग्स का आयोजन किया गया, सभी पार्टियों के जो विचार थे, जो भी इनके विचार थे, उन विचारों से सहमत होकर सभी को एक राय लेकर चीजें की गई। और नीतीश जी जिस हिसाब से इन्होंने इनिशिएट किया, आप भरत मेघवाल जी नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सभी जान रहे हैं किस तरह से उन्होंने पिछले 2 दशकों में राजनीति की है, लेकिन आप अपने बिहार के विधायकों को भी तो देख लीजिए, आपको जानकारी होगी। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, 2 ही विधायक पहुंचे, 19 विधायक हैं आपके। अब कल मुलतवी कर दी गई, कल एक्सटेंड कर दी गई है मीटिंग। देखिए, पूर्णिमा में कल पूर्णिमा में जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा वहां पर जो भूपेश बघेल जी है, उनको प्रभारी बनाकर भेजा हुआ है। तो मैं आज की बात कर रहा हूं, पूर्णिया में आज होनी थी बैठक, 2 ही विधायक पहुंचे। आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, आपके खुद के विधायक आपसे नहीं संभल रहे हैं। नहीं रविंदर जी, देखिए, बात उंगली उठाने की नहीं है, बात है सच्चाई की। जो कांग्रेस के विधायक है वो कांग्रेस के विधायक। तो विचारधारा की अगर आप बात करें भरत मेघवाल जी, आपको नहीं पता था किसी भी ये जब इंडिया अलायंस बनाया जा रहा था, आपको नहीं पता था कि ये साथ नहीं देने वाले हैं, ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है, ये दगा दे जाएंगे? देखिए, जब आप किसी विपक्षी पार्टी से जब आप लड़ते हैं, एक गठबंधन करते हैं, जब एक चुनाव में जाते हैं, तो उसके लिए सभी का साथ होना जरूरी होता है और विश्वास रखा जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव विश्वास रखा है। कांग्रेस पार्टी ने सभी, तो ममता बनर्जी ने विश्वास क्यों तोड़ दिया? उन्होंने क्यों कह दिया?
कि हम सब सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी से क्यों कह रहे हैं यहां पर भगवंत मान कि हम आम आदमी पार्टी पूरी लड़ेगी चुनाव? और तोहर साहब उत्तर प्रदेश में 11 सीटों की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हमें तो पता ही नहीं। मतलब 80 सीटों के प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें दे रही है। एक जमाने में 22 सीटें हुआ करती थी आपकी। एक जमाने में भारतीय जनता अरे वो ठीक है, मैं वो तो फिर सुनहरी यादों में आप जीते रहिए। स्थिति की बातें अलग है रविंदर जी, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक ट्वीट देखिएगा जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरीके से उनके विधायकों को 25 करोड़ में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और रही बात ममता बनर्जी की, तो राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया है कि ममता जी से जो बात है वो बात की जाएगी और जो भी असमंजस। पहले तो राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा को बंगाल में सिलीगुड़ी में एंटर करा लें, बाद में कर लीजिएगा इसकी बात। तो देखिए खड़गे जी बिल्कुल कर रहे हैं बात, और रविंदर जी जब मतलब स्थिति ये पहुंच चुकी है भरत मेघवाल जी कि आपके गठबंधन के सहयोगी जहां पर उनकी सरकार है और न्याय यात्रा नहीं ले जाने दे रहे। मतलब हालात इतने खराब हो गए हैं, संबंध इतने बिगड़ गए हैं। नहीं, इस देश में कांग्रेस के हालात कभी ना तो खराब हुए हैं और ना कभी खराब होंगे। आज हर एक इसी मुकाबले में जीते रही है आप। ढानी के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का वोटर है। निश्चित तौर पर कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाकर जनता के मैंडेट को नकार कर सरकारें तोड़ने का काम, आशीष चतुर्वेदी जी मैंडेट को नकार कर सरकार तोड़ रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं भरत मेघवाल जी की 2020 में बिहार में जो चुनाव हुआ था, आप आराम से पानी पीजिए। 2020 में जब चुनाव हुए थे तो आरजेडी विपक्ष में थी और बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एक बार फिर से ही वो साथ आ रहे हैं। आशीष जी आज खुश तो बहुत हो गए आप। रविंद्र जी, देश में 2 घटनाक्रम हुए हैं। एक 22 तारीख को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, पूरे देश ने देखा है। और उसके थोड़े दिन पहले राहुल गांधी उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सर आप, जब फिर आप पर आरोप लगते हैं कि आप मैं कनेक्ट कर रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो कनेक्ट करूंगा ना मैं। भरत मेघवाल जी आप चुप रहिएगा प्लीज, शांत रहिएगा प्लीज। भरत जी आप बोले दीजिए आशीष जी को, और मेरे को बात करने दीजिए उनसे। बोलिए। देखिए, जब से राहुल गांधी जी की यात्रा प्रारंभ हुई है, बंगाल पहुंचने के पहले ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया कि हम कांग्रेस से बंगाल में गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी इनके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेशर उन पर है नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उन्होंने अनाउंस कर दिया हम पंजाब में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो बसपा ने अनाउंस कर दिया था उत्तर प्रदेश में कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अभी आप देखिए बिहार पहुंची नहीं इनकी यात्रा, और जेडीयू जो इंडी गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा थे, जिनके इनिशिएटिव से ये गठबंधन बना, उन्होंने इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। मैं आपको कोरिलेट इस तरह से कर रहा हूं रविंद्र जी कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इंडी गठबंधन है, उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई, उसके प्राण भी नहीं रहे हैं अब। और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, भाई आपकी पार्टी है ना। और जैसा भी आपने बहुत अच्छा बताया कि 2020 में भरत जी को ध्यान करना चाहिए कि चुनाव पूर्व गठबंधन क्या था। हमको फुल मेजोरिटी मिली, तब इन्होंने जनादेश का जो है वो नहीं किया पालन, इन्होंने जिस तरह से किया। तो भाई पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए भरत जी कि आपने क्या किया है। और पूरे देश में आप सिमट करके, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपने भी देखा है। जो देश में वर्तमान राज्य की स्थिति है रविंद्र जी, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, जिस तरह से लोगों का विकास हो रहा है, जिस तरह से गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से हमारा जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनकी जिस प्रकार की शीर्ष स्तर पर लोकप्रियता है, लेकिन आशीष जी लगता है ये कांग्रेस खुलकर कह रही है नहीं कह रही है, लेकिन वो यही सब कह रही है कि इंडी गठबंधन के पीछे पड़ी हुई है बीजेपी। ये बीजेपी कर रही है जो भी कर रही है। अरे हम कहाँ पीछे पड़े बताइए आप? ममता बनर्जी को हम चला रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी को क्या भारतीय जनता पार्टी चला रही है क्या? बताइए आप मुझे बताइए। इनकी आज विधायक दल की बैठक होनी थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनके विधायकों को इंडी गठबंधन की मुहिम को शुरू करने वाले नीतीश कुमार जी को तो ले आए आप अपने पास, और कांग्रेस के विधायक भी शायद आई जाए जेडीयू या बीजेपी में बिहार के। रविंद्र जी 25 सितंबर को राजस्थान में विधायक दल की बैठक हुई थी ना, विधायक नहीं पहुंचे थे तो क्या हम जिम्मेदार हैं क्या? अगर आज बिहार में नहीं पहुंच रहे हैं तो राजस्थान में क्या हम जिम्मेदार थे क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद अपनी पार्टी चलाने के बाद में साथ में ये व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि हम कांग्रेस को भी सुचारू रूप से चलाएं।
अच्छा, एक चीज और, एक डेवलपमेंट और है, आशीष चतुर्वेदी जी की सह प्रभारी और प्रभारियों की घोषणा हुई है अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से। राजस्थान में अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, मतलब राजस्थान को लेकर संशय है, दुविधा है, नहीं राजस्थान कंफ्यूजन है, कोई संशय नहीं है, भरोसा नहीं है अभी, संशय नहीं है। अरे तो फिर बताना चाहिए 23 राज्यों के हो गए तो फिर राजस्थान पे क्यों नहीं हुआ? राजस्थान जो गुजरात में हुआ, क्या गुजरात में नहीं हुआ ना? हो सकता है यहां दिक्कत हो, कुछ में नहीं हुआ, बहुत सारे राज्य बाकी हैं। अरे बहुत सारे राज्य बाकी, रविंद्र जी, फेज बाय फेज निर्णय हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी निर्णय होगा इसको लेकर के भी। आशुतोष रावत जी, क्या आपको लगता है पिछले अगर साल के चुनावों पर नजर डालें, हिमाचल की जीत और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई? एक ये बड़ा कारण जिससे तीनों राज्यों के चुनावों में वो अकेले दम पर चली गई और अपने सहयोगी गठबंधन दल के नेताओं को उन्होंने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार को संयोजक ना बनाना इंडी गठबंधन का एक टर्निंग पॉइंट रहा? ये दो बड़े कारण रहे इंडी गठबंधन की आज की जो स्थिति है उसको लेकर। देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, उससे पहले हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है वो बहुमत के लिए लड़ने नहीं जा रही है। इस बार उनका आंकड़ा 272 275 पहुंचने का नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह नहीं है कि हमको कैसे बहुमत मिलेगा, इस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कैसे 1984 में जो बहुमत का आंकड़ा था, जो कांग्रेस का जो हिस्ट्री सेट की थी कांग्रेस ने, कि कैसे 414 415 को क्रॉस किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है तमाम रणनीति बनाती हुई मुझे नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के लिए कुछ हो रहा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राह में अगर कहीं कोई छोटा मोटा रोड़ा आ रहा था तो वह शायद यह इंडिया अलायंस ही था। किसी भी बड़े एक संकट था कि अगर ये सारे दल एक साथ मिल गए, अगर इंडिया अलायंस खड़ा हो गया तो शायद कहीं वोटों का एक ध्रुवीकरण अगर हुआ तो भाजपा की सीटें कुछ कम हो सकती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह चाहती कि जो विपक्ष की बस थी उस बस के ड्राइवर को उतार के और उन्हें हवा निकालने में लगा दिया, क्योंकि अगर ड्राइवर बैठा भी रहता और भारतीय जनता पार्टी, जैसे ममता बनर्जी खुद अलग हो गई, अखिलेश ने कुल 11 सीटें देने का ऐलान किया, अगर ड्राइवर बैठा रहता तो शायद इस पंचर कहां गलती, किसकी गलती है सकता था, ये किसकी? ये आपस में दोनों समझ नहीं पाए एक दूसरे को, या कांग्रेस सही से अपनी बात नहीं रख पाई, सही तरीके से बात नहीं कर पाई? मेरी नजर में यह सही है, कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों का ईगो है जो क्लैश हुआ। नीतीश कुमार 2014 से देख रहे हैं सपना कि वो प्रधानमंत्री बने, वो लगातार प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को आगे पाते हैं। और राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी नाम कांग्रेस में इसके अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई स्वाभाविक दावेदार नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से और नीतीश कुमार का ईगो क्लैश, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आगे आकर के कहा कि नीतीश कुमार की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जाना चाहिए, शायद यही बात नीतीश कुमार को लगी कि उनके सपने अब चकनाचूर हो रहे हैं। यहां सत्ता तो मिलेगी नहीं, साथ में बुरी हार का सामना भी करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार जहां मिठाई भी है, अचार भी है, पापड़ भी है, और शायद राकेश गोयल साहब ये 2014 से ही इच्छा रही है प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री बनना एक अलग होता है, पीएम इन वेटिंग एक अलग होता है। लालकृष्ण आडवाणी जी भी की भी रही होंगी, उनको क्या मालूम नहीं था कि 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद, हालांकि केंद्र शासित अगर हम देखें दिल्ली को और पंजाब पूर्ण राज्य को देखें तो अरविंद केजरीवाल क्या उनकी क्या नीतीश कुमार की एस्पिरेशन नहीं होंगी? फिर वो अपने तरफ से क्यों नाम सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का ला रहे थे? उस चीज को क्यों समेटा नहीं गया? एक मत एक राय नहीं बनाई गई? अलग अलग आपने 3-4 बैठक इंडी गठबंधन की कर ली। किससे गलती हुई है, किससे चूक हुई है इंडी की जो आज हश हुआ है उसको लेकर? देखिए रविंद्र जी, जो ये पूरा गठबंधन था, इंडी गठबंधन, ये पूरा स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ गठबंधन था। और जो गठबंधन स्वार्थ पे चलता है, स्वार्थ पे चलना चाहता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। स्वार्थ थोड़ी था सर, वो तो चाहते थे कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाएंगे, मोदी जी को हराएंगे। इसमें स्वार्थ क्या था? मोदी जी को हराना एक अलग बात थी, पर इसमें जो सेहरा बांधना, खुद प्रधानमंत्री बनना, जो सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं,
और मोदी जी की आंधी के अंदर ये सारा जो इंडी गठबंधन है तिनके की तरह खंड खंड हो चुका है, बिखर चुका है, और आने वाले टाइम में हम इसको और खंड खंड होता हुआ देखेंगे। देखिए देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता परिवारवाद को पूरी तरीके से नकार चुकी है, भ्रष्टाचार को नकार चुकी है, तुष्टीकरण को नकार चुकी है। परिवारवाद तो सर बीजेपी में भी है, लालटेन बिहार से बुझ चुकी है, आप इस बात को मान लीजिए। और मोदी जी 400 पार करके जो उनका एक ड्रीम है कि 400 पार भाजपा को लेके आना है, और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे जो लगातार 15 साल या 3 बार जो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो मुझे लगा मोदी जी अपना वो टारगेट पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। का अस्तित्व कैसे आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा है जो अभी स्थिति है कि फिर एक आखिर में ये फैसला हो कि चलिए सब हम अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं और फिर आखिर में जो नतीजों के बाद स्थिति होगी, अगर अवसर मिला तो फिर एकजुट हो जाएंगे? या आपको लगता है कि कहीं गठबंधन बनेगा? क्योंकि बचा क्या है, पूरा गठबंधन ही अवसरवाद पे टिका हुआ है, और धीरे धीरे इनके जो अलायंस के जो गुट है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, एक दूसरे को नकार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। चाहे बंगाल में ममता जी कांग्रेस को एंटर नहीं करने देंगी, वामपंथियों से उनकी अपनी एक अलग फसल चल रही है। इसी तरीके से हम महाराष्ट्र को देखते हैं, जहाँ महाराष्ट्र में भी शरद पवार गुट है और कांग्रेस के अंदर बहुत सारी मतभेद इसमें चल रहे हैं। इसके अलावा यूपी के अंदर अखिलेश जी कांग्रेस को एंटर नहीं करना चाहते। पंजाब और अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे, तो जब एक दूसरे को ये आगे बढ़ाएंगे नहीं, और जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस कभी इन दूसरी पार्टियों को एंटर करने नहीं देगी, तो ये धीरे धीरे फूट और बढ़ेगी, धीरे धीरे और ये मतभेद सामने आएंगे। और आज बिहार में ये चीजें हुई हैं, कल को और राज्यों के अंदर और पार्टीज भी इससे अलग होंगी, और धीरे धीरे इंडी गठबंधन इलेक्शन से पहले मुझे लगता है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। मेघवाल जी ये बताइए कि आप तो खैर कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा है गठबंधन का आपके, आखिर क्या वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं गठबंधन दल के नेता प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर? अब आप ये कहकर नहीं बच सकते कि चुनाव के नतीजों के बाद हम ये तय कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। भाई आप सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, आप मानकर चलते हैं, तो क्यों नहीं आपकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन हो उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जनता के सामने? भाई रविंदर जी देखिए, अभी तक तो जिस तरह से जितनी मीटिंगें की गई उसके अंदर जो रूपरेखा तैयार की गई उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसका फेस आगे लाया जाएगा। सबसे पहले सीट शेयरिंग की जो बात थी वो सीट शेयरिंग की बातें अभी चल रही है, और आपने कहा कि क्यों ना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए इंडियन अलायंस के द्वारा। तो मुझे लगता है जब एक सही समय आएगा और जब चुनाव नज़दीक होंगे तब जिस तरीके से जो रणनीति होगी उस रणनीति के आधार पर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा, या चुनाव के बाद जैसा कि आपने कहा कि सीटें आने के बाद डिसाइडेड होगा, वो सब भविष्य की गर्त में छुपा है। लेकिन मुझे देखिए फिर ये लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी है पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विपक्ष की पार्टी है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो चीज़ है वह यही है कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आशीष जी की बात को सुन रहा था रविंदर जी, आप में तानाशाही इस तरह से हावी नहीं होनी चाहिए, घमंड इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप शायद अपने अतीत को भूल चुके हैं। आपने जिस तरीके से आज इस देश के अंदर एक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया है, आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस का वोटिंग शेयर अभी 3 राज्यों में, 4 राज्यों में आपसे ज्यादा था, आपसे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले थे। लेकिन ठीक है, एक सीट जिस तरह से ज्यादा आई और सरकारें बनी वो बातें अलग है। और रही बात देखिए परिवारवाद या स्वार्थ की, तो कांग्रेस में कभी किसी तरह का परिवारवाद रहा नहीं। इंदिरा गांधी जी के बाद डायरेक्ट सोनिया गांधी जी या मनमोहन सिंह जी कोई प्रधानमंत्री नहीं बने थे। जनता के बीच में जाके हमने काम किया था और काम करने के बाद बने। राहुल गांधी जी ने कभी प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे देश के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहे हैं ना, उसका परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। जवाब दे दिया, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं धर्म और संप्रदाय के आधार पर। आपने देखा न्याय यात्रा में किस तरीके से राहुल गांधी जी को भरपूर समर्थन मिला और किस तरीके से हेमंत आशीष चतुर्वेदी जी और जी इस तरह की घटनाओं को घटित किया वहां पे। मैं जवाब देता हूं। देखिए रविंद्र जी, देखिए मैं सुन रहा था भरत जी को अभी। आप देखिए ये इंडी गठबंधन बने हुए काफी समय हो गया है, ये इसका संयोजक अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। ये जिम्मेदारी भारतीय कह रहे हैं समय आने पर कर देंगे ना, के दलों की चुनाव के नतीजों से पहले या चुनाव कर देते ना आप। अरे जब मुझे बताइए आप, अरे भैया आप कर देते, हमने तो नहीं रोका था आपको गठबंधन तय करने से। और समय नहीं आया ना अभी, कौन संयोजकों को रोका नहीं था। 19 तारीख को 19 दिसंबर को इनकी अंतिम बैठक हुई थी। 19 दिसंबर को इनकी बैठक हुई थी, चुनाव
के हारने के बाद, तब इन्होंने तय किया था कि हम 3 हफ्ता के अंदर हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर के आ जाएंगे। अबे लेकर के आ जाते हैं आप, अब आप नहीं ला रहे हैं तो उस पर हम कैसे जिम्मेदार हैं। और रविंद्र जी, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये गठबंधन का अस्तित्व है कहाँ पर। आप देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, लेकिन बंगाल में मैं सभी सीटों पर अकेले चुनाव। ठीक है सर, इसकी बात हो चुकी है, लेकिन जो मेघवाल जी ने सवाल उठाया है कि तानाशाही तरीके से काम किया, धर्म और संप्रदाय को लेकर साथ चल रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर मत समझिए आप। वोट शेयर देख लीजिए अभी हाल ही के हुए 3 चुनावों का। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत चुनौती की तरह लेती है और हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता है। आप स्वयं आकलन कीजिए ना, पिछले 2 चुनाव में 2014 में आप अपना वोट शेयर देख लीजिए कितनी सीटें मिली, 2019 में देख लीजिए आपको कितनी सीटें मिली, कितना वोट शेयर था। तो देखिए ना भाई, हम अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करें ना। भारतीय जनता पार्टी का तो टारगेट है कि हमको 50% से ऊपर जाना है। हमको इससे मतलब ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो इनकी गठबंधन बता रहा हूं कि भाई इंडी गठबंधन कहां पे, इस पे चर्चा तो कीजिए ना। गोयल साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस को अपने गठबंधन को बनाए बचाए रखने से ज्यादा अपनी पार्टी को बनाए बचाए रखने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, देश की जनता पूरे तरीके से कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को नकार चुकी है और जैसे जैसे वो न्याय यात्रा लेके निकलते हैं, अलग अलग नाम से यात्रा लेके निकलते हैं, उसी वक्त कोई ना कोई बुरी खबर कांग्रेस के लिए और इनके इंडी गठबंधन के लिए आ जाती है। मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था जिन्होंने तानाशाही की बात करी। अरे तानाशाही तो देश ने इमरजेंसी के टाइम पे देखी, जब आपने हजारों लाखों बेगुनाहों को जेलों में ठूस दिया, सालों तक उनको जेल में रखा। आपके राजस्थान के राज परिवार से वही तो बात है ना, अपनी बात कोई नहीं करना चाहता, याद नहीं रखना चाहता। आशुतोष रावत जी, क्या आपको लग रहा है कि 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के साथ लड़ पाएगा या फिर बिखर जाएगा? लोकसभा चुनाव आते थे, संक्षेप में सर 10 सेकंड। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, अभी जो प्रदेश लग रहा है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि बड़े राज्यों में कांग्रेस को इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग के साथ में फॉर्मूले पर कामयाबी मिलेगी। हालांकि छोटे राज्यों में मुझे लगता है कि शायद ये अलायंस। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर कांग्रेस को न सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है बल्कि गठबंधन को भी मजबूत करना है और जहां खामियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना भी जरूरी है। और बीजेपी को भी किसी इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि पलटवार विपक्ष की तरफ से नहीं किया जा सकता। फिलहाल आज की इस वीकेंड डिबेट में